चौधरी साहब का आज का आर्टिकल है कि उसमें कि काश मैं इंडियन होता। उनका इस टाइम ये तो मैं भी कहती हूँ कि काश ऐसा होता। उन्होंने कहा जी कि 70% एप्लीकेशंस जो इंडियन सिटीजनशिप की हैं वो पाकिस्तान से हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA का डाटा है और जिसमें आप ये समझ लें कि ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलप है इन $150 बिलियन की पिछले साल हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट करी है IT, जो कि सऊदी अरब के तेल की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। कि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं, हर वक्त कटोरा लेके घूमते हैं, ये इंप्रेशन इमरान खान साहब का ही दिया हुआ है। That they should make it sure the people do not leave this country because they feel threatened. लोग threaten feel करें कि जी हमें इंडिया जाना। नमस्कार दोस्तों। अब कई सारे पाकिस्तानी ये सोचते हैं या फिर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि काश हम जो है वो मतलब कि इंडियन होते, क्योंकि एक रिच हिस्ट्री है। अब देखिए पाकिस्तान की अगर आप सिचुएशन देखो ना तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत यही लगती है कि आइडेंटिटी क्राइसिस है। अब जो लोग नॉर्थ से आते हैं, जो गजनवी हो या फिर गौरी हो, अब वो तो भूल ही गए हैं कि उनकी कई बार हार हो चुकी है, लेकिन वो वापस चले जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर नई तैयारी करके आते थे और फिर ये सारी सिचुएशन वो तो भूल ही जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो मारपीट की यहाँ पर, जो नेगेटिव बातें की, और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इंडिया पर किया, आज के पाकिस्तान पर भी किया था उन्होंने, और वही तो फोर्स के दम पर उन्होंने कन्वर्ट किया उन सबको तलवार के जोर पर। अब जब इस तरह की सिचुएशन हो रही है और फिर भी उस लोगों का हीरो मान रहे हो तो डेफिनेटली आइडेंटिटी क्राइसिस होंगे। लेकिन कई सारे पाकिस्तानी हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं और जो उनको जब रियलिटी पता चलती है कि हमें जो पढ़ाया गया है वो सच नहीं है, जो हमें दिखाया गया है वो भी सच नहीं है। भगत सिंह के बारे में नहीं जानते भाई सब, ज़रा सोचिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब उनको पता चलता है ना तब उनको अपनी हिस्ट्री हो या फिर जो भी चीज़ हो उन पर मतलब थूकने जैसी सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि हम भी काश इंडियन होते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। उन्होंने शुरू किया था, नेहरू की मिसाल थी कि नेहरू साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहले वो गांधी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा बापू ये बताएं कि आप इंडिया को कैसे चलाना है। उन्होंने कहा था अगर आप पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो तो 3 चीजों पर ध्यान रखना, कभी इंडिया में भारत में महंगी ना हो। वो 3 चीजें क्या थी? उन्होंने कहा आटा, साइकिल और मूवी का टिकट। ये 3 चीजें महंगी करोगे तो पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर नहीं रहोगे। और ये फाउंडेशन बनी वहां से। आटा गरीब आदमी की खुराक है, महंगा आज भी नहीं है। दूसरा साइकिल है, मोटरसाइकिल आ गया, अभी भी सस्ता तरीन है वहां पे। और सिनेमा की टिकट आप देख लें, बॉलीवुड पूरी दुनिया को छा गया। चौधरी साहब का आज का आर्टिकल है कि उसमें कि काश मैं इंडियन होता। उनका इस टाइम ये तो मैं भी कहती हूँ कि काश ऐसा होता। जो हमारा एक इम्प्रेशन बन गया है पूरी दुनिया में कि पहले नहीं था, ये मैं जरूर कहूंगी पहले नहीं था कि हम हर वक्त भीख मांगते रहते हैं, हर वक्त कटोरा लेके घूमते हैं, ये इम्प्रेशन इमरान खान साहब का ही दिया हुआ है। लेकिन दिस ट्रेंड फॉर मी वाज वेरी दिस न्यूज़ वाज वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर if someone is leaving Pakistan because he is feeling insecure, that is responsibility of the government. ये गवर्नमेंट की responsibility that they should make it sure the people do not leave this country because they feel threatened. लोग threaten feel करें कि जी हमें इंडिया जाना है या हमें बांग्लादेश जाना है या हमें कहीं और जाना है, कि भाई पाकिस्तान जो है वो that is not a secure place for them because जैसे वो मियां मिट्टू का कैरेक्टर है सिंध में जो कि बड़े कंट्रोवर्शियल हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि सिंध के अंदर बहुत सारे लोगों को कन्वर्ट किया गया है। जिस तरह कभी मंदिर जला देने की बात हुई या गुरुद्वारा जला देने की बात हुई या इस तरह ये जो एपिसोड्स डिफरेंट जगहों पे हुई हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर एक ग्रुप के अंदर जो है वो एक रिजेंटमेंट आती है, वो फीलिंग आती है कि यार ये हमें वी आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील, ठीक है। तो देन दोज ग्रुप्स लीव। जो है वो लोगों को जुम्मा अपनी नमाज जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन ये ना हो कि बाकी दुनिया या आपकी वो चीजें डिस्टर्ब हो रही हो। सो एनी हो, इस तरह के जब इश्यूज रहते हैं तो मैं आई पर्सनली थॉट शायद कोई जो है वो देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट बाकी लोग भी इंडिया जाना चाह रहे हैं, लेकिन जो वहां का एक कल्चर है, जिस तरह लोग वहां से वापस आए हैं। तो $150 बिलियन की पिछले साल हिंदुस्तान ने एक्सपोर्ट करी है IT,
जो कि सऊदी अरब के तेल के एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। बाइंग एजेंसीज का दफ्तर पाकिस्तान में नहीं होता। अब जो सियालकोट का वाक़या हुआ उसके बाद मुझे बताइए कि आप कौन फॉरेनर पाकिस्तान आके रहेगा जब आपने पूरी दुनिया के अंदर अकेले इस किस्म की हरकतें करनी है कि 18 साल का बच्चा आप डिसाइड करेगा कि कौन जिंदा रहे कौन ना रहे। हम उस सिम्त में नहीं जा रहे जिस सिम्त में तरक्की होती है। हम सच ये जो गौर भाई ने बात करी कि हम आपस में पॉलिटिक्स को कर दिया या इस्लाम समझिए कि नेशनल सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। अफगानिस्तान का जहाद यहाँ से कर रहा है, कश्मीर का जहाद हम कर रहे हैं। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बीच में बात की कि 20 साल तो हम यहाँ पे सिर्फ दहशतगर्दी से जंग करते रहे हैं। हर रोज एक बम फट रहा है, खुद कुछ हमला हो रहा है। जाहिर है कि उसने भी हिला के रख दिया। सर बहुत उससे फर्क पड़ा है। आपका मतलब आपका फॉरेन बायर जब यहाँ पे नहीं आएगा तो उससे फर्क पड़ेगा। आप देखें जब हम छोटे थे तो कराची में कौन सी फॉरेन एयरलाइन नहीं थी। वरना ठीक है लोन्स पहले भी लिए जाते थे मगर ये हाल नहीं था। टर्की ने ड्रोन्स दिए हैं इंडिया को तो जाहिर इंडिया उससे पेमेंट कर रहा है। अगर वही टर्की हमें ऑफर करे कि जी ठीक है 100 ना सही आप 10 खरीद लीजिए तो क्या हमारे पास पैसे हैं देने के लिए? हम तो इधर उधर से मांगते फिर रहे हैं। ओआईसी के लिए जो फंड बना है सर, सॉरी आपकी बात काटी एक सेकंड, ओआईसी के लिए जो फंड बनाया है इन्होंने उसमें कोई पैसे देने को इतना कोई खास विलिंग नजर नहीं आ रहा। अगर देंगे भी तो वो जाकर कब देंगे? मार्च में, जब तक सर्दियां तो निकल गई होंगी जो अफगानिस्तान के गम में घुल रहे हैं। इसमें देखिए आरजू, मैं जो बात उस पर करना चाहूंगा ओआईसी पे, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस जो समिट के इनिशिएशन जो थी वो सऊदीया ने की थी। इसमें कोई पाकिस्तान की डिप्लोमेसी नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जिसमें कश्मीर के लिए ओआईसी को कहा था और उन्होंने शटअप कॉल दे दी थी। यहाँ पे भी तो आपको पता है कि गजवाए हिंद करना है हमने। आई नो, देखिए वो सारी लॉबी जो है ना वो हमने पाली हुई है। और आई मस्ट से इंडिया के अंदर ये लॉबी इन ऑपोजिशन टू द पाकिस्तानी लॉबी आई है। मैं इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं। उन्होंने कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी, लेकिन पार्टीशन हो गई। तो हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हमारी क्या बात? और कहते हैं हाँ हिंदुस्तान। अरे भाई स्थान तुम हो, स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का है। तुम्हें किसने कहा था पाकिस्तान नाम रखो? तारिक साहब ये लोग तो अब रमजान को रमदान बोलना शुरू हो गए। हाँ, इनको गले में भारी हो के एकदम पान खा गए रमजान। इनको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। हमने माँ बाप से ये शर्मिंदा रहते हैं। माएँ बच्चों को मांगती हैं मेरा बेटा ये अल्लाह शहीद कर दे, उसे गाजी बना दे। जो मौत की दुआ करते हो कि जल्दी जल्दी कयामत आए और 72 हूरें मिलें, वो लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे? जो कि हिंदुओं को जब ये जाते हैं उनको नहीं थी देती, तो वो एंटी मुस्लिम कैसे थे? वो इंडियन नेशनलिस्ट जरूर थे, बट दैट डजंट मेक यू एंटी मुस्लिम। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मुसलमान तो थे। अबुल कलाम आजाद ने जो प्रिडिक्ट किया कि आप मुल्क बना ले तो आप ये करेंगे, वही हमने किया 75 साल में। नमस्कार दोस्तों, अब सही मायनों में अगर आप देखो ना तो पाकिस्तान के अंदर 22-25 करोड़ जो पॉपुलेशन मुसलमानों की है, अगर वो इंडिया के साथ रहते ना तो मौज ही मौज होती। अब यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि 1947 से पहले मुसलमानों की मौज ही थी। अब किसी ने एक चिंगारी लगा दी कि भाई जो ये हिंदू और मुसलमान है दोनों साथ में नहीं रह सकते और इसीलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। अब वहाँ पर जिन्ना की जो महत्वाकांक्षा थी वो सब कुछ तो यहाँ पर है ही है, लेकिन उसके बाद एक जब अलग हो गए, जब उनको अपना एक देश मिल गया, फिर आया गज़वाए हिंद कि ये जो आज का हिंदुस्तान है ना, वहाँ पर भी हम कभी ना कभी कब्जा कर लेंगे। अब ये गज़वाए हिंद के चक्कर में गज़वाए पाकिस्तान होने वाला है और कितने टुकड़े होंगे वो पता नहीं। और जो पीओके है वो तो डेफिनेटली इंडिया लेगा, उसके अलावा बलोचिस्तान अलग बनेगा, सिंधु देश अलग बनेगा, खैबर लोग का एक अलग कंट्री बनेगा और आज का पाकिस्तान का जो पंजाब है ना उसको भी पाकिस्तान कहा जाएगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। खास करके यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस है, वो एक बहुत बड़ी मतलब कि माइनस पॉइंट है पाकिस्तान के लिए। कंपेयर नहीं कर पाते किसी को अपने साथ। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे भी तो आपको पता है कि गजवाए हिंद करना है हमने। आई नो, देखिए वो सारी लॉबी जो है ना वो हमने पाली हुई है। और आई मस्ट से इंडिया के अंदर ये लॉबी इन ऑपोजिशन टू द पाकिस्तानी लॉबी आई है। मैं इंडिया को बहुत क्लोजली जानता हूं। उन्होंने कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी, लेकिन पार्टीशन हो गई।
और वो जो लीडरशिप थी, दे आर ऑल गॉन। उनको तो रोज गालियां देते हैं। रोज जवाहरलाल नेहरू को गाली इसलिए पड़ती है कि उसने मुसलमानों को, कहते हैं, बोल्ड बैंक बनाया था और सब्सिडाइज करते थे वो हज, विच इज ट्रू। अब जाके हज पॉलिसी खत्म हुई है। कांग्रेस गवर्नमेंट हज की सब्सिडी देती थी मुसलमानों को हज पे जाने के लिए, जो कि हिंदुओं को जब ये जाते हैं उनको नहीं थी देती। तो वो एंटी मुस्लिम कैसे थे? कि जिंदगी में सिवाय नफरत की कल्टीवेशन के आप कुछ और अपने कल्चर में, अपने इंटेलेक्ट में हनूद और यहूद के पीछे लगे हुए ना। माएँ बच्चों को मांगती हैं, मेरा बेटा ये अल्लाह शहीद कर दे, उसे गाजी बना दे। जो मौत की दुआ करते हो कि जल्दी जल्दी कयामत आए और 72 हूरें मिले, वो लोग क्या प्रोग्रेस करेंगे? क्या उनका इजाफा होगा जहन में? जहाँ 500 किताब बेस्ट सेलर बन जाए बिकने पे, वहाँ कौन पढ़ता है? ना लिखने वाला, ना पढ़ने वाला, ना जबान बोलने वाला। लोग अपनी जबानों पे शर्मिंदा झुक के चल रहे होते हैं। दुश्मन की जबान अपने मुल्क की नेशनल लैंग्वेज बना लेते हैं। तो इनको भूल जाएं। ये तो बुरा लगता है कहते हुए, बट नासूर बन गए हैं। तो हम तो हिंदुस्तानी हो के हिंदुस्तान को गाली देते हैं, हमारी क्या बात? और कहते हैं हाँ हिंदुस्तान। अरे भाई, स्थान तुम हो। स्थान तो वर्ड ही संस्कृत का है। तुम्हें किसने कहा था पाकिस्तान नाम रखो? पे जो है वो अरबी में नहीं है और स्थान जो है वो संस्कृत में, और बनाया तो अल पाकिस्तान बोलते हैं। अरे स्थान वर्ड जो एक कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये सब संस्कृति वर्ड है। अफगानिस्तान, तारिक साहब, ये लोग तो अब रमजान को रमदान बोलना शुरू हो गए। हाँ, इनको गले में भारी हो गए, एकदम पान खा गए, रमजान। इनको अपनी रिस्पेक्ट नहीं करनी आती। अपने माँ बाप से ये शर्मिंदा रहते हैं। किसी सोच में है ना, फिलॉसफी में, ना इंजीनियरिंग में है, ना एग्रीकल्चर में है। कुछ है ही नहीं देने का, सिवाय ये कि आप करप्शन के अंदर यू आर एट द टॉप एंड यू आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ अ पुअर कंट्री एंड एनरिचिंग योरसेल्व्स। मैंने सुना आप प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी जायदाद बनी गाला कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जी, बनी गाला। जी, बताइए। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जाके भैंसे बेच रहा है, वहां बनी गाला के अंदर जायदादें बन रही हैं। प्राइम बीवी जो है वो पिंकी है, वो जिनों में बिलीव करती। ये तो कॉमेडी सेंट्रल है, इट्स नॉट अ कंट्री। हमारे यहाँ कनाडा में बड़ा अच्छा शो होता है जिसके अंदर डायलॉग कोई नहीं होता, सिर्फ एक्शंस होते हैं, बट इट इज अ हिलेरियस शो। मुझे वो लगता है पाकिस्तान। लेकिन सर, यहाँ पे ये भी है कि बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं पाकिस्तान को छोड़कर, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो, कहीं पे ये नहीं कहा जाता कि जी म्यूजिक ना सुने, म्यूजिक हराम है। अगर आप कोई छोटा बच्चा उसके सामने म्यूजिक बजाएं, वो ऑटोमेटिकली डांस करने लगता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो ये कहना कि म्यूजिक हराम है, सिर्फ ये सब कॉन्टिनेंट या हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान ही कहते हैं। अरब तो कैसे कैसे डांस कर रहे होते हैं, कोई मसला नहीं उनको। इनकी शक्लें खराब है, इनकी बदकिस्मती है। वो इंडियन नेशनलिस्ट जरूर थे, बट दैट डजंट मेक यू एंटी मुस्लिम। कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर मुसलमान तो थे। अबुल कलाम आजाद ने जो प्रिडिक्ट किया कि आप मुल्क बना ले तो आप ये करेंगे, वही हमने किया 75 साल में। अब अगर हमें अकल आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान अमन से रहे, अपने लोगों को वेल ट्रीट करो। आपके जो सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स हैं, बैठ के यार उनको हल कर लो, और जो आपकी माइनॉरिटीज है उनको इंसानों के तौर पे ट्रीट करो। यही आप कहते हैं ना इस्लाम में बेस्ट ट्रीटमेंट होती है, उसका प्रूफ कहाँ है भाई? इंडिया से तो चलो प्रॉब्लम है, अपने मुल्क के अंदर आपने माइनॉरिटीज को कोई अच्छी तरह ट्रीट किया है? नॉट एट ऑल। तो आप, इफ यू आर गोइंग टू चेंज, दिस इज अ चेंज ऑफ हार्ट एंड माइंड, then it should be internally and externally applicable. और दुनिया के अंदर एक और बात ये भी कहा गया है कि हम ये जो इकोनॉमिक रिलेशंस है, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये भी मैं बहुत देर से कह रहा हूं, मैं नहीं, बहुत कह रहे हैं। Why do you be part of any block? आप चाइना से भी फायदा उठाएं, आप अमेरिकन से भी फायदा उठाएं,
आप इंडिया से भी उठाएं, जो ये 3 इकोनॉमिक पावर्स हैं और इस इलाके में इन्वॉल्व हैं। उनका झगड़ा जो है वो 2 बड़ी ताकतें हैं। 1-1 बिलियन के अब मुल्क हैं, तब 600-600 मिलियन के मुल्क थे। ये भी हो सकता है कि चाइना और इंडिया के दरमियान मामलात बेहतर हो जाएं। बेहतर नहीं, शायद अलायंस भी हो जाए। हो रहे हैं, मगर ये कभी ना सोचिए कि हम रशिया के इतना करीब होंगे जितना हम चीन के साथ हैं, इसलिए कि रूस के जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप है वो उस किस्म का रिलेशनशिप है कुछ हद तक जो हमारा है चीन के साथ। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि ना ही इंडिया अमेरिका की तरफ चाह रहा है, मतलब कि भाई आप जो कहेंगे वैसा हम करेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। ना ही रशिया के साथ हम ऐसा कर रहे हैं कि भाई जो आप बोल रहे हो हम वैसा करेंगे, और ना ही यहाँ पर हम चाइना के मतलब कि चाइना की गोद में बैठ रहे हैं जैसे पाकिस्तान बैठ गया। इंडिया का सिंपल कहना ये है कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात करेंगे, आप भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बात करते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप जो कहेंगे हम उस तरीके से सीधा मान लेंगे जैसे पाकिस्तान चाइना की बात मानता है, या फिर जो वेस्ट ब्लॉक की अगर बात करें तो अमेरिका जैसा कहता है वैसा दूसरे कंट्री मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बात करनी है, अगर आपको ठीक से वो करना है, ट्रेड करना है, या फिर जो भी चीज़ें करनी है इक्वालिटी के लेवल पर करना पड़ेगा। भले ही चाइना की इकोनॉमी बड़ी है फिलहाल के लिए इंडिया से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम बीत जाएंगे आपके सामने। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि मान लीजिए कि आने वाले दिनों में चाइना इस हिसाब से रिएक्ट करता है ना, तो इंडिया और चाइना मान लीजिए कि अगर एक हो गए तो पूरी दुनिया के यहाँ पर बैंड बजना शुरू कर जाएगी। अमेरिका साइड में रह जाएगा, चाइना रशिया साइड में रह जाएगा, और पूरा का पूरा दुनिया का पावर हाउस जो है वो इंडिया और ये जो चाइना है उसके आसपास हो जाएगा। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। भी हो सकता है कि चाइना और इंडिया के दरमियान मामलात बेहतर हो जाएं। बेहतर नहीं, शायद अलायंस भी हो जाए। अलायंस हो जाए। आई एम नॉट सेइंग कि मैं मतलब ये कह रहा हूं कि ये तय कर लेना कि क्योंकि चीन और भारत की कशीदगी रही है, अभी हमने बॉर्डर नॉट सिर्फ ओनली क्लैशेस लेकिन इंट्रूजन देखी है, इसलिए अब तय है कि जनाब ये जो है अलग अलग है और भारत जो है वो सिर्फ इंडिया अमेरिका की साइड पे। लॉजिकली वो मेरे ख्याल में पूरी तरह वो तय नहीं है। हर एक के लिए स्मार्ट मूव ये है कि अपने ऑप्शंस ओपन रखो और जैसे सिचुएशन डिपेंड करे डेवलप करे उस पर रिएक्ट करो। अगर आपको लॉजिक चाहिए भारत और चीन की दोस्ती की, वो उतनी ही गहरी है जितनी पाकिस्तान और चीन की गहरी। अच्छा, देखें ना, आपकी जब नॉन अलाइंड मूवमेंट बनी, जब ठीक डेवलपिंग कंट्रीज हुई, तो नेहरू साहब भी जो है उस किस्म की बातें करते थे। उनका झगड़ा जो है वो 2 बड़ी ताकतें हैं। 1-1 बिलियन के अब मुल्क हैं, तब 600-600 मिलियन के मुल्क थे। तो उनकी टेंशन की वो बन सकती है। They can see themselves as कि जी हम जो है राइजिंग पावर्स हैं, हम एशियन पावर्स। और इंडिया में ये तासुर है कि हमें अमेरिकन बहुत ज्यादा, जब हमारी लड़ाई हुई चाइना से तो ये तासुर जरूर है, बट डिस्पाइट सेइंग व्हाट आई सेड, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर बैट करना हो तो आई वुड से इंडिया चाइना के साथ। चाइना के साथ नहीं, भारत के अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ, ठीक, राइट, क्योंकि अमेरिका की उसकी पुल ये है कि अमेरिका में बहुत बड़ी इंडियन डायस्पोरा। हाँ, उसकी पुल ये है कि जो उसकी लॉजिक है अमेरिका के साथ वो इस वक्त स्ट्रॉन्गर है। लॉजिक ये है दुश्मन का दुश्मन दोस्त। लॉजिक ये है अगेन जो ग्रेट आगे ये अलायंस हो सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। वी डोंट नो हिस्टोरिकल कोई चीज है ये, कितना करीब होने जा रहे हैं हम रशिया से। रशिया के हम करीब आस्ते आस्ते हो रहे हैं, मगर ये कभी ना सोचिए कि हम रशिया के इतना करीब होंगे जितना हम चीन के साथ हैं, इसलिए कि रूस के जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप है वो उस किस्म का रिलेशनशिप है कुछ हद तक जो हमारा है चीन के साथ। पाकिस्तान लता बिल्कुल जो है वो चली गई दुनिया से, और बड़ी पॉपुलर, बड़ा नाम एक, और ये वो चीजें थी जो हमेशा मौसीकी, फन, शायरी ये जोड़ती रही है लोग यार। हर आप अगर आज ट्विटर देख लें तो वो पाकिस्तानी के, अभी आपने नाम लिया तो लिटरली मेरे जो है अदर रोटे से खड़े हो गए, क्योंकि वो मेरी जिंदगी की, आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक है ना। बिल्कुल सही है, राइट। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, किशोर कुमार हो, लता हो, या मेहदी हसन हो, या नूरजहान हो उनके लिए, या गुलाम अली हो उनकी राइट, जगजीत हो, हाँ? रफी हो। सो ये तो हमारा साउंड ट्रैक है। हमें जब कोई मौसम चेंज होता है तो हमें इनकी आवाज आती है, किसी से कोई मुस्कुरा देता है तो इनकी आवाज आती है। सो व्हाई इज दिस रेलेवेंट टू व्हाट यू आस्क्ड के इन अ वे आई डू होप के पाकिस्तान एंड इंडिया लर्न टू को। इंडिया और चाइना के दरमियान अलायंस तक हो सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान और अमेरिका ये स्टेटमेंट मुझे महंगी पड़ेगी। नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हो सकता है।
यार अभी तक टेक्निकली हैं आप मोस्ट एलाइड एलाई नहीं है। ये तो फिर अब पूरी कहानी बदल गई कि इंडिया हमारे चाइना के साथ चला गया, हम ये। अच्छा एक सीरियस बात है इस पे, बाकी भी सीरियस बात है, लेकिन ये हमें सोचने वाली बात है। देखिए अभी तक एक ख्याल लोगों में ये है, एंड आई थिंक वो कभी उसका हमें फायदा नहीं हो। ख्याल ये है कि अगर कोई भारत का दोस्त है तो वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। हमें इस मेंटालिटी से निकलना होगा। ठीक है, बिल्कुल राइट। जब भारत और अमेरिका अपनी गुफ्तगू करते हैं, आई डू नॉट थिंक कि पाकिस्तान इज अ फैक्टर। वो कभी हमें अमेरिका ने ये नहीं कहा, सच्ची बात है, मैं साइड नहीं ले रहा। कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि मैं क्योंकि तुम्हारा दोस्त हूं इसलिए मैं अमेरिका का भारत का दुश्मन। चाइना डिस्कस हो रहा है, राइट। ये तब भी नहीं कहा जब भारत सोवियत यूनियन का एलाई था। अच्छा देखिए ना 71 में या उससे पहले हम रोते थे, लेकिन कोई एविडेंस नहीं है कि अमेरिका ने यह कहा कि मैं अगर तुम्हारा दोस्त बनूंगा तो एक चीज ये होगी कि मैं भारत से दूर हो जाऊंगा। हो नहीं सकता, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और सो आई थिंक हम जब अपनी अलायंसेस देखें, और आप देखें ना, आप ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, आपके जो है मिडिल ईस्ट, राइट। सो ये एक्सपेक्ट करना कि दी प्राइस ऑफ बीइंग अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान हैज टू बी कि आप भारत से अलग हो जाएं, आई थिंक ना सिर्फ अनरियलिस्टिक है, इट इज। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं। आई होप सो यार, ये होने चाहिए, कभी तो होने चाहिए। मगर एक पेचीदा मामला जो अब हो गया है, जो इमरान खान ने बिल्कुल, इमरान याकूब ने बिल्कुल सही कहा था। देखिए हमने जाके पूरे दुनिया में डंडोरा पीटा है अफगानिस्तान के लिए, पूरे दुनिया में। और ये जो चीन ने रिस्पॉन्ड किया है ये हमारे इनिशिएटिव पे, ये हमारे रिक्वेस्ट पे, और हमारा रिक्वेस्ट मुनासिब है। क्यों कि अगर भाई अफगानिस्तान में लोग मर रहे हैं तो वो इधर आएंगे तो हम क्या अमीर मुल्क नहीं है, तो फिर हम भी मरेंगे, वो भी मरेंगे। तो बेहतर ये है कि वो रहें उधर और उनके साथ अच्छे ताल्लुकात आपके हों, और आप अमीर मुल्क हैं और आप बेनिफिट। मगर अब जो हो रहा है कि अफगानिस्तान से टीटीपी आ रही है, और अब तो ये क्लियरली एक बात कहना चाहिए, और मैं कह रहा हूं रिस्पॉन्सिबली टेलीविजन पे, कि उनके नॉलेज के साथ टीटीपी अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। मैं नहीं कहता वो इनकरेज कर रहे हैं, मैं नहीं कहता वो कहते हैं जाओ लड़ो, मगर मुझे ये पता है कि उनको पता है ये करेंगे, कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं रोकने के लिए। कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं ये कब तक कि इंडिया ने जो काम फ्रांस नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, जो काम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका, जो काम न्यूजीलैंड नहीं कर सका, जो काम 27 ममालिक नेटो के ममालिक नहीं कर सके, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं, जो काम वो नहीं कर सके, वो इंडिया कैसे अकेला कर रहा है? वो कैसे कि अभी आप देखें कि इंडिया ने अमेरिका को मजबूर कर दिया और रशिया को मजबूर कर दिया कि वो दोनों इंडिया के पास आएंगे। तो ये जो नरेंद्र मोदी है, वो जो चौकीदार का कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो तो मजबूत हो गया। रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं। ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है, यहां रूस इंडिया की बेसेस इस्तेमाल कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, ना ही जर्मनी कर पाया, ना ही ब्राजील कर पाया, ना ही इटली कर पाया, ना ही कोई और कंट्री कर पाया, लेकिन इंडिया ने यहाँ पर करके दिखाया। और यहाँ पर बात हो रही है कि भाई दोनों से रिलेशन, अमेरिका के साथ भी रिलेशन, रशिया के साथ भी रिलेशन। अब इससे पहले होता ये था कि अगर मान लीजिए कि आप अमेरिका की फेवर में है तो आपको एंटी रशिया एक्टिविटी करनी पड़ेगी या फिर स्टेटमेंट तो देने पड़ेंगे, और अगर मान लीजिए कि आप रशिया की फेवर में है तो आपको अमेरिका के खिलाफ बोलना पड़ता है, और जो रशिया की जो भी यहाँ पर स्ट्रेटेजी है उसका मतलब उसका पार्ट बनना पड़ता है आपको। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जो कहता है कि नहीं, हम अपने जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से बात करेंगे, हम यहाँ पर किसी भी उस टाइप की बात नहीं करेंगे कि जो आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। अगर ठीक से बात करनी है, अगर आपको व्यापार चाहिए, अगर आपको यहाँ से बिजनेस चाहिए तो आइए बिजनेस करिए, हमारी इकोनॉमी का पार्ट बनना है तो बनिए, सब कुछ आपके लिए वेलकम है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई इंडिया जो है सबके साथ काम ले रहा है, किसी के पाले में भी नहीं जा रहा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। इंडिया अमेरिका का वाहिद पार्टनर है जो एट द सेम टाइम चाइना, अमेरिका और रशिया तीनों के साथ
बिजनेस भी कर रहा है, डायलॉग भी है। अमेरिका और रशिया के साथ तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जबकि चाइना के साथ कंपटीशन भी है, राइवलरी भी है और ट्रेड भी हो रही है। ये वाहद एक जो चीज़ है वो सामने आ रही है। और आपको याद होगा कि जब पुतिन आए इंडिया में तो उन्होंने कहा कि इंडिया इज ए ग्रेट पावर। पुतिन कभी भी इंडिया ना आते, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन कभी भी इंडिया ना आता अगर उनको ये एहसास होता कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली अमेरिकन ब्लॉक में चला गया। उनको इस चीज का एहसास है कि इंडिया जो है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, कि इंडिया ने जो काम फ्रांस नहीं कर सका, जर्मनी नहीं कर सका, जो काम ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सका, जो काम न्यूजीलैंड नहीं कर सका, जो काम 27 ममालिक नेटो के ममालिक नहीं कर सके, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, पार्टनर हैं, जो काम वो नहीं कर सके, वो इंडिया कैसे अकेला कर रहा है? वो कैसे कि अभी आप देखें कि इंडिया ने अमेरिका को मजबूर कर दिया और रशिया को मजबूर कर दिया कि वो दोनों इंडिया के पास आएंगे। करनी है कि रूस और अमेरिका दोनों मुखालिफ मुल्क हैं, दोनों दुश्मन मुल्क हैं, दोनों के भारत के साथ दिफाही मुआहदे हो गए हैं, दोनों के ये मुआहदे हो गए हैं कि वो भारतीय बेसेस को यूज कर सकते हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी है, वो जो चौकीदार का कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो तो मजबूत हो गया। और एक उनको बड़ा चैलेंज था नरेंद्र मोदी को इंडिया के अंदर, वो ये फॉर्म लॉस था, उससे वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा देखें ये यू टर्न है, जैसे हमारे इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं, नरेंद्र मोदी को भी यू टर्न लेना पड़ा, लेकिन उसके सामने इतनी बड़ा पिक्चर थी इंडिया की और इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी इंडिया की कि उसने कहा यार ये अगर फार्म लॉज वापस ले भी लो तो इट डज नॉट अफेक्ट मी, क्या फर्क पड़ता है इससे तो अच्छा ठीक है फार्म लॉज वापस ले लो एंड गेट द इंडिया बैक। रूस और इंडिया का, इसके अलावा रेलस एग्रीमेंट पर बात चल रही है, एग्रीमेंट हो रहा है रूस और भारत में। यह एग्रीमेंट क्या है? यह एग्रीमेंट ये है कि भारत रूस की जो बेसेस हैं वो यूज कर सकेगा और रूस नेवी की शिप्स और बाकी जो सारी चीजें हैं वो इस्तेमाल कर सकेगा जब उसे जरूरत होगी। और इसके अलावा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स या फिर भारत के असले को बेहतर करना या बाकी जो चीजें मिलिट्री इक्विपमेंट होता है वो रूस से खरीदेगा भारत। तो ये एग्रीमेंट हो चुका है, यानी सादा लफ्जों में रूस अब भारत की बेसिस इस्तेमाल कर सकता है। इससे पहले लिमुआ, एक लॉजिस्टिक सपोर्ट का लिमुआ एग्रीमेंट 2016 के अंदर हुआ था, अमेरिका और भारत का। लिमुआ इसे कहते हैं, लिमुआ भी कहते हैं। एक कॉमकासा इसे कहते हैं, कॉमकासा कम्युनिकेशन के हवाले से। ये दो होने का मकसद ये है, ये आपके 2-3 बड़े मेजर एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। आपका एक दो मेजर एग्रीमेंट हो गया रूस के साथ। दोनों में अमेरिका इंडिया इज कैपेबल इनफ टू डिटर अमेरिका नॉट टू बिहेव विद इंडिया द वे अमेरिकन्स बिहेव विद यूरोप एंड विद द यूरोपियन पार्टनर्स। अब ये जो जिसे आप कह लें कि अगर आप देखें 21st सेंचुरी के बिगिनिंग से अब वो इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, वो न्यूक्लियर मटेरियल टेक्नोलॉजी और ये सारा इधर भी इंगेज हैं। ठीक है जी, इंडिया ने यूएस सिविल न्यूक्लियर डील भी सिक्योर कर ली और उसके बाद जो इंडिया है उसने चाइना के साथ भी कारोबार अपना कर लिया। सो व्हाट इज अट्रैक्टिंग अमेरिका की इसको अगर आप देख रहे हैं तो जो पूरा यूरोप है वो स्टडी कर रहा है, इसको रशियन स्टडी कर रहे हैं, इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टडी कर रही है कि व्हाट इज दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर द अमेरिकन्स कि वो इंडिया को कुछ नहीं कहते, वो इंडिया के बारे में वो उस तरह नहीं है। पाकिस्तान हैज लॉस्ट दैट पोजीशन। अभी तो पोजीशन ये है कि अभी हम वो जो अपना बायलैटरल ताल्लुक है वो मेंटेन नहीं कर पा रहे अमेरिका के साथ। फॉरगेट आस्किंग अमेरिकन्स टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमें दोनों को एक बराबर देखें, क्योंकि वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप $300 मिलियन की इकोनॉमी, $300 की, $350 की, $280 की इकोनॉमी है। सो व्हाई विल दे लुक एट पाकिस्तान नाउ? सो ये जो एब्रप्ट आप कह ले कि पिछले 10 साल में ये जो एक छक्का लगा है अमेरिका का, इंडिया का, ये छक्का बहुत बड़ा छक्का है। दैट डज नॉट मीन के पीछे कैपेसिटी कैपेबिलिटी, दे हैड अ कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, ठीक है, लेकिन इसको स्टडी करने की जरूरत है कि हाउ दिस ऑल हैपेंड,
हाउ इट हैपेंड, इन विच वे दिस हैपेंड, ये स्टडी करने की जरूरत है। और ये कि ये जो इंडिया की जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है और ये जो बैलेंसिंग एक्ट है, इसको बड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है कि हाउ इंडिया मैनेज्ड इट एंड व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस विल दिस हैव ऑन पाकिस्तान। इनको ये नहीं अभी तक समझ में आया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके नाम पे एक ओशन है, इंडियन ओशन, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, इंडियाना, एस्टेक इंडियंस। आप जिधर जाइए दुनिया के हर जगह द वर्ड इंडियन इज सैक्रोसैंक्ट एंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। फिर आपको अगर सेकुलरिज्म पे आप यकीन रखते हैं तो फिर आपको भारत में रह के सेकुलरिज्म के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए थी, जो कि भारत बाद में एक सेकुलर कंट्री बना भी, और हमने देखा कि वहां रिएक्शनरी प्रोसेस के नतीजे में हिंदुत्व मोर्चे वजूद में आई, जिसमें बहुत बड़ा हाथ सेकुलर वैल्यूज अपनी असल में जब तक इस मुल्क में बल्कि इस खित्ते में नहीं पनपेंगी तब तक तो ये खित्ता जो है इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। हम बर्बाद हो गए हैं। इंडिया की जो तरक्की है वो अपनी जगह है। जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज ना कर लें। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात तो बिल्कुल सच है कि अगर आज का समय अगर आप समय देखो तो पूरी दुनिया के अंदर आपको इंडियंस मिलेंगे, और अगर आज से मान लीजिए 100 साल 200 साल 300 साल पहले देखो तो आपको इंडियन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं मतलब जब ये अखंड भारत का कंसेप्ट आया ना, तब अफगानिस्तान को भी इंडिया में काउंट किया जाता। मैं मतलब सोचता था कि ठीक है, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान, चलो पाकिस्तान तो ठीक है, नेपाल भूटान भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन ये अफगानिस्तान को भी और म्यांमार को भी आपने थोड़ा ज़्यादा कह दिया। लेकिन जब मैंने फिर महाभारत के अंदर थोड़ा डिटेल में जब मैंने पढ़ा तब मुझे गांधार के बारे में पता चला, और गांधार करके आज शहर है ही वहाँ पर, जहाँ पर हमारा प्लेन हाईजैक करके लाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय पर। फिर जैसे जैसे मतलब ये गवर्नमेंट आई और जैसे जैसे ये राइट विंग कंटेंट या फिर महाभारत और गीता टाइप का कंटेंट बाहर आने लगा, तब से थोड़ा क्लियर होने लगा कि नहीं, ये बात सच है कि शकुनी का राज्य था अफगानिस्तान, और सिर्फ उसको ऐवे ही नहीं बोला जाता कि भाई ये अफगानिस्तान भी हमारा था और म्यांमार भी हमारा था। ठीक है, उसके बाद कोई और शासक आए और उन्होंने यहाँ पर वो सारी चीज़ें की। कहने का मतलब ये है कि आज भी आपको इंडियन सिविलाइजेशन के जो कंसेप्ट है या फिर इंडियन सिविलाइजेशन के जो निशानियाँ है वो आपको पूरी दुनिया में मिलेगी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इनको ये नहीं अभी तक समझ में आया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसके नाम पे एक ओशन है, इंडियन ओशन, इंडोनेशिया, इंडो चाइना, इंडियाना, एस्टेक इंडियंस। आप जिधर जाइए दुनिया के हर जगह द वर्ड इंडियन इज सैक्रोसैंक्ट एंड इज पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अच्छा सर, हमारे वजीर आजम साहब का चंद दिन पहले बयान था कि हमारे लोग तरसते हैं कि वीजा मिल जाए और बाहर चले जाएं जी, और उससे कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि मुल्क चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन वो जो है पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इंडिया के बारे में, उसको रिकंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है कि उससे हो सकता है कि हमारे जो है इकोनॉमी के हालात बेहतर हो जाएं, ट्रेड बेहतर हो जाए और बाकी जो चीजें हैं। अब देखिए हमारा पासपोर्ट जो है, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड, थर्ड फ्रॉम बॉटम। या बताइए क्या करेंगे सर? अक्ल और शऊर जो है वो नहीं मिलती, अपने आप को आइडेंटिटी की चोरी। इमरान खान साहब हैं जलंधर के, बनते पठान है। मैं एक बात बताऊंगा कि इंडियन जो हैं दे आर मोर टूवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एजुकेशन। हमारे जो हैं बच्चे या बच्चियां वो हिजाबों में और इस्लामिक सियासत में माशाअल्लाह बहुत आगे हैं। बम्बई के अंदर जाके 150-200 आदमी मार दिए पाकिस्तानियों ने, होटल जला दिया और फिर कह रहे हमें पता ही नहीं कौन है, और उनको हिंदुओं की तरह ड्रेसअप किया। हमारी हरकतें तो देखें सर, हमने इंडिया की लोकसभा पे अटैक करवा दिया। कश्मीर में कल फायरिंग हुई है, 2-4 लोग मरे हैं। ये पाकिस्तान से ही जाते हैं ना सारे
फिर आपको अगर सेकुलरिज्म पे आप यकीन रखते हैं तो फिर आपको भारत में रह के सेकुलरिज्म के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए थी, जो कि भारत बाद में एक सेकुलर कंट्री बना भी, और हमने देखा कि वहां रिएक्शनरी प्रोसेस के नतीजे में हिंदुत्व मोर्चे वजूद में आई, जिसमें बहुत बड़ा हाथ सेकुलर वैल्यूज अपनी असल में जब तक इस मुल्क में बल्कि इस खित्ते में नहीं पनपेंगी तब तक तो ये खित्ता जो है इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। हम बर्बाद हो गए हैं। इंडिया की जो तरक्की है वो अपनी जगह है। जी, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक हम इंडिया के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज ना कर लें, लेकिन हमारा मीडिया ये कहता है कि इंडिया तो हमारा अजली दुश्मन है, यानी इटर्नल एनिमी है। अगर आप रिलीजन की बुनियाद पे एक मुल्क को तकसीम कर रहे हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं कि मुसलमान उस मुल्क में नहीं रह सकते जहां पे हिंदू अक्सरियत में है, एंड दे नीड अ सेपरेट जियोग्राफिक एंटिटी। हमारे हिस्टोरियंस को मालूम है, आम लोगों को पता नहीं। कश्मीर तो हमने अपने हाथ से खुद खोया था इस चक्कर में कि हमें हैदराबाद दक्कन मिल जाएगा, क्योंकि हमने ये कहा कि जो स्टेट का रूलर है वो डिसाइड करेगा, लोगों की अक्सरियत डिसाइड नहीं करेगी। हैदराबाद दक्कन तो बड़ी अमीर रियासत है, तो जब वहां डिसाइड हुआ तो हैदराबाद दक्कन भी किया हमारे हाथ से, जूनागढ़ भी किया हमारे हाथ से, और उसी चक्कर में कश्मीर भी चला गया। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप एक हैदराबाद की सूरत में एक स्टांस ले लें और कश्मीर की सूरत में आप कहीं नहीं जी अवाम की राय से होगा। तो 48 में इंसर्जेंसी हमारी तरफ से, वी वर द वन हु स्टार्टेड दैट वॉर। इंडिया को तो हरी सिंह ने, चूंकि उस वक्त तक वो रूलर था वहां का, उसने बाकायदा खत लिख के इंडियन आर्मीज को बुलाया, और फिर आपको पता है सीज फायर हुआ, और उनके पास उनका कश्मीर और हमारे पास हमारा कश्मीर, और आज तक माशाल्लाह हम उस पर लड़ रहे हैं। 65 की वॉर कोई आपको ये नहीं बताएगा कि वो 6 सितंबर को शुरू नहीं हुई थी, बल्कि अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में शुरू हुई थी, जब ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जो है हमने अपनी फौजें जो हैं वो इंडिया के मुख्तलिफ इलाकों में या लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ उतार दी थी, और ये एंटिसिपेशन में कि जंग शुरू नहीं होगी। 71 के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा कि बंगला बंधु हुकूमत जो है कायम हो गई थी, जिसे हम हुकूमत इन एग्जाइल कहते हैं, और उस हुकूमत इन एग्जाइल ने खत लिख के बाकायदा इंडियन आर्मी को दावत दी थी। तो वंस अगेन इंडिया ने तो आप पे हमला नहीं किया था। 1999 में कारगिल, जो हमारी चोटियां थी, आपको मालूम है 1971 तक ये हमारी मलकियत थी, बट 71 में चूंकि हमने महाज मगरबी पाकिस्तान में भी खोला और उसमें अपने बहुत से खित्ते अपने खोए महाज खोल के, जिसमें कारगिल की चोटियां भी हमसे छिन गई, सकरदू के कुछ गांव भी हमसे छिन गए, वो आज भी इंडिया का हिस्सा है। तो वो कारगिल की चोटियों पे भी हम 99 के अंदर हम घुसे और हम वहां पे हमने जंग छेड़ी। तो मुझे तो नहीं पता कि अजली दुश्मन की, मतलब अगर हिस्टोरिकल एविडेंस की आप बात करें, फैक्ट्स की बात करें, तो सारी जंगें हमने शुरू जिहाद पे। सर, ये जैद हामिद हमारे एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं। उन्होंने मुंबई के बारे में कहा है कि जो अजमल कसाब जिसको कहा जाता है वो अमर सिंह था उसका नाम, और वो एक सिख था और वो बीजेपी का टेररिस्ट था, रॉ का एजेंट भी था। अच्छा। हाँ। इनको लाल टोपी के बजाय कोई और टोपी पहना दे सर। इंडिया का एडवांटेज है दुनिया भर में, ये वाहिद मुल्क है जिसके नाम पे एक ओशन है। ये अब तक नहीं इंडिया समझ सका कि ना कोई अमेरिकन सी है, ना चाइनीज ओशन है, ना रशियन ओशन है, ना अफ्रीकन ओशन है, लेकिन इंडियन ओशन है। इंडिया ने रशिया के साथ, और अभी देखें 3 दिन पहले कितनी मैसिव उन्होंने डिफेंस डील्स की है, जो कोई और मुल्क करे तो यूएस सैंक्शंस उसमें आ जाए, मगर उसके बावजूद ये प्रिवेल कर रहे हैं। और बहुत ही यानी कि आप देखें किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंडिया सर्व करता है, कि रशिया से भी दोस्ती है जो कि आर्च राइवल है यूएस का, और यूएस के साथ तो आप जैसे फरमा, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया में कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसे नहीं होती है। गांव के अंदर जाके hundreds of millions of people are voting in a series of elections। कभी ये आपने सुना नहीं कि बेईमानी हो गई, लूट मर गया, डिब्बे लेके को भाग गया। एवरीथिंग इज हैपनिंग, एक दफा नहीं कितनी दफा गवर्नमेंट जीतती है, हारती है। आपकी औकात क्या है कि आप डेमोक्रेसी की बात करें? अपनी जात झूठी बताते हैं, आप जलंधर के बनते हैं, आप नियाजी पढ़ते। नमस्कार दोस्तों, अब ये बात बिल्कुल सच है कि इंडिया अकेला पूरी दुनिया में कंट्री है जिसके नाम पर ओशन है। ठीक है, एक संयोग हो सकता है और उससे हम उतनी चीज़ें ठीक है प्राउड ले सकते हैं कि एक ओशन के नाम पर इंडिया आता है,
अदरवाइज अगर आप देखो तो अगर आप पैसिफिक ओशन देखो, किसी का नाम पैसिफिक नहीं है। किसी और आप ओशन का देख लो, ब्लैक सी देख लो या फिर कोई और चीज़ देख लो, किसी के पास कंट्री का नाम नहीं है। सिर्फ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके नाम पर ओशन है, और हमें ऐसे थोड़ा प्राउड हो करना चाहिए। लेकिन इंडियन ओशन के पास जो हमें तैयारी करनी चाहिए वो अभी दिख रही है। लेकिन इससे पहले मान लीजिए कि आज से 4-5 साल 6 साल पहले अगर हम देखें तो इंडियन ओशन के आसपास हमारी इतनी मौजूदगी नहीं थी। जापान ने एक कंसेप्ट दिया कि इंडियन ओशन, और उसके बाद मतलब चाइना नहीं देना चाहता था इसको इंडियन ओशन, या फिर ये नाम नहीं देना चाहता था। लेकिन इसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि भाई पूरी दुनिया ने, चाहे वो अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, जापान हो, सारे कंट्रीज़ ने यहाँ पर इस नाम से बुलाना शुरू किया और ये सारी चीज़ें फिर मार्केट में आ गई। और भी कई सारी बातें हैं जो यहाँ पर डिस्कस हो रही है, तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। के ज़माने से गुजरता हुआ आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, भारत का एक सेंट्रल रोल है ह्यूमन सिविलाइजेशन में। ये एक सोचने वाली बात है कि हर आजकल का जो मुल्क है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन देख लीजिए, इस्लाम का जो ग्रिप है मिडिल ईस्ट में उसको देखिए, चाइना को देखिए, तो भारत ऑन इट्स ओन, हिंदुस्तान जिसे कहते हैं हम, वो अपने तौर पे एक 5-6 हज़ार साल पुराना सिविलाइजेशन है, जहाँ से दुनिया की हर सोच निकली। संस्कृत जहाँ हुई, उस जबान कहाँ कहाँ पहुँची, उससे सीखने के लोग कहाँ कहाँ से आते थे। और अभी रिसेंटली यानी 300-400 साल पहले तक यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो थीं, नालंदा ख़ास तौर पे, तक्षशिला, ये सब लोग आते थे हिंदुस्तान और हिंदुओं से सीखने। और इसलिए नहीं कि हिंदू खुद कहता था कि वो हिंदू है, उसको तो नाम भी बाहर वालों ने दिया। शायद साहब, इसके बावजूद जो स्मार्ट डिप्लोमेसी करती हैं कंट्रीज, चले और किसी को नहीं, इंडिया को ही आप देख लें, मतलब नंबर 1 एनिमी है रशिया और यूएस का, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। न सिर्फ ये कि एक बड़े वार्म रिलेशंस रखे हैं इंडिया ने रशिया के साथ, और अभी देखें 3 दिन पहले कितनी मैसिव उन्होंने डिफेंस डील्स की है, जो कोई और मुल्क करे तो यूएस सैंक्शंस उसमें आ जाए, मगर उसके बावजूद ये प्रिवेल कर रहे हैं। और बहुत ही यानी कि आप देखें किस तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इंडिया सर्व करता है, कि रशिया से भी दोस्ती है जो कि आर्च राइवल है यूएस का, और यूएस के साथ तो आप जैसे फरमा रहे हैं, तो ये डूएबल है ना कि हम एक बैलेंस स्ट्राइक कर ले कहीं, और फिर यही तो स्मार्ट डिप्लोमेसी है। मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कहा आपने। अब यही हिंदुस्तान ने रूस से S-400 मिसाइल्स ली हैं और अमेरिका कानून के तहत पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन जब तुर्की ने ये मिसाइल लिए S-400, उसके खिलाफ तो उन्होंने पाबंदियां लगा दी, लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं लगाई, क्योंकि हिंदुस्तान उनका हलीफ बना हुआ है। तो अमेरिका के भी अपने दौरे में आ रहे हैं, जो उनके साथ शिरकत कर रहे हैं, पूरी तरह ताउन कर रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तान कहते हैं बोथ साइड्स ऑफ द विकेट। यहाँ पे एक चीज और इमरान खान साहब ने कही कि अगर मोदी जी की गवर्नमेंट ना होती और कोई और गवर्नमेंट होती तो शायद वो बातचीत कर सकते। इंडिया का एडवांटेज है दुनिया भर में, ये वाहिद मुल्क है जिसके नाम पे एक ओशन है। ये अब तक नहीं इंडिया समझ सका कि ना कोई अमेरिकन सी है, ना चाइनीज ओशन है, ना रशियन ओशन है, ना अफ्रीकन ओशन है, लेकिन इंडियन ओशन है। इंडो चाइना है, इंडोनेशिया है, इंडियाना है, एस्टेक इंडियन है, अरे इंडिया इंडियानापोलिस है। यानी दुनिया भर में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसका जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कि हर चीज रिलेट करती हिंदुस्तान से। आप मुझे बताइए, अगर यूनान इतना ही बड़ा है, ग्रीस का ये है, तो भाई ग्रीस से 2-4 मील दूर क्यों नहीं किसी मुल्क का नाम ग्रीस से मुशाबित रखता? इंडो चाइना आपने कह दिया, इंडोनेशिया, हर नॉर्थ अमेरिका की एबोरिजिनल पॉपुलेशन पे कानून जो है वो इंडियन एक्ट आता है, हमारे कनाडा में भी। तो उनकी पोजीशन बड़ी अहमियत वही रहेंगे। और ये क्या पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट को सर्व करती है ये सिनेरियो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक फोन कॉल के हॉस्टेज होने चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि अमेरिका ने 2 बुनियादी स्ट्रेटेजिक फैसले किए हैं इस खत्ते के बारे में। नंबर 1 कि उनके स्ट्रेटेजिक हवाले से जनूब मगरबी एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में उनका बेहतरीन हलीफ
बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान होगा, जिसको वो मजबूत करेंगे, जिसको वो प्रमोट करेंगे चीन के खिलाफ। उसके पाकिस्तान के लिए नुकसान हैं। और दूसरा, अमेरिका ने फैसला किया है कि हम चीन का मुकाबला हर सतह पर करना चाहते हैं, चीन को अपना दुश्मन समझते हैं, चीन को अपना हरीफ समझते हैं, और जहां मुमकिन हो चीन के खिलाफ ममालिक को शामिल करेंगे। तो वो भी हमारे मफादात के खिलाफ। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया में कहीं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ऐसे नहीं होती है। गांव गांव के अंदर जाके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल आर वोटिंग इन अ सीरीज ऑफ इलेक्शंस। कभी ये आपने सुना नहीं कि बेईमानी हो गई, लूट मर गया, डिब्बे लेकर को भाग गया। एवरीथिंग इज हैपनिंग। एक दफा नहीं, कितनी दफा गवर्नमेंट जीतती है, हारती है। आपकी औकात क्या है कि आप डेमोक्रेसी की बात करें? अपनी जात झूठी बताते हैं, आप जलंधर के बनते हैं, आप नियाजी पठान है। लोग समझते हैं हाँ उनका वो पश्तून है ना, इसलिए उसका बैकग्राउंड। अरे कहीं का नहीं पश्तून, कहीं का कुछ नहीं है। जाली, हर चीज जाली है। कॉर्नर कर दिया, सिक्योरिटी काउंसिल पे नहीं बैठता इंडिया। ये कैसे हो सकता कि एक इतनी बड़ी आबादी साउथ एशियन, आप बताइए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सब श्रीलंका को मिलाइए, इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल पे, और चीन बैठ के है। तो ये जो अब आके कुछ लोग सोच रहे हैं, उसमें गलती ये है कि sometimes people get anti-Muslim in that, जबकि ये समझने की बात है कि हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू की ऐसी शादी हुई भी कि तलाक नहीं हो सकती। ये और बात है, अगर एक पार्टनर दूसरे पे वायलेंस और ज्यादती करता है तो दूसरे को अदालत होनी चाहिए कि भाई ये हो रहा। आप ही ने उनको खिला पिला के कब बॉर्डर पे जाके उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग कर दी? किधर आ रहे? उन्होंने कहा बाढ़ मत लगाएं, वो कह रहे बाढ़ न लगाएं। बल्कि आज एक न्यूज ये भी थी कि मोहम्मद एजेंसी जो है वहां तक वो पहुंच गए और उन्होंने कहा ये हमारा हिस्सा है और निकलो इधर से। हाँ, तो वो नहीं है ना, ये सारा इलाका तो अफगान का है। ये जो लफ्ज पाकिस्तान है, ये पंजाब, अफगानिस्तान, ये सब में आता है ना। तो इधर लो या उधर लो, ये तुम्हारा ताल्लुक क्या है मोमन से? हम यहाँ कर्जे पे कर्जा लेते हैं और इकोनॉमी चलाते हैं, वो लोग सुई से लेके सैटेलाइट तक खुद बनाते हैं। अच्छा, मैंने खुद यूके में एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे ना जितने भी इंडियंस होते थे वो अपने इंडिया को बहुत प्रमोट करते थे। वो कहते थे हमारे इंडिया में आए, हमारे पास ताजमहल है। सारे गोरों को कहते थे कि आप इधर आओ, डिस्कवर करो ना हमारा इंडिया, बहुत कुछ है इंडिया में। वो लोग बहुत प्रमोट करते थे। पाकिस्तानी जो है ना, वो हमेशा शर्मा जाते थे। वो कभी ये नहीं कहते थे आप पाकिस्तान आए, उसमें ये डिस्कवर करें, देखें। कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर डेजिग्नेट है मसूद खान, उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी क्लियरेंस के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। इस वजह से इन पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं कि इंडियन लॉबी जो है डायस्पोरा इंडियन डिप्लोमेसी के साथ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ, इंडियन फॉरेन ऑफिस के साथ, और मैं जब ये देखता हूं उनको, उनकी एक्टिविटी देखता हूं, तो अपनी हमारी एक्टिविटी तो प्लस की बजाय नेगेटिव है। हमारे तो अभी तक सिर्फ देखे ना, हमारे जो ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं वो अपने बच्चों को सेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वर्सेस इंडियन जो होते हैं वो डिप्लोमेसी में, और उनके स्टाफ देखें, उनका फॉरेन ऑफिस देखें, उनका जयशंकर का उनके पोर्टफोलियो पढ़े आप। और ये आज का मजाक नहीं है, चीमा साहब 1947 से हो रहा है इसका। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर एक सेंटेंस बोला जा रहा है कि सुई से लेकर सैटेलाइट सब इंडिया खुद बनाता है। अभी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि 1947 में अगर देखो तो इंडिया खास कोई इकोनॉमी था नहीं, चूस चुका था। मतलब वो कहते हैं ना कि कोई आम खाने के बाद जो गुठली फेंकी जाती है, बिल्कुल जो है इंडिया को ऐसे यूके ने फेंक दिया था, लेकिन वहाँ से फिर से इंडिया ने शुरू किया और आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कभी भी हम बन सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो बात बोली जा रही है वो बहुत बड़ी बात है। मतलब बात हो रही कि सुई से लेकर सैटेलाइट तक इंडिया जो खुद बनाता है। ज़रा सोचिए, ज़रा याद कीजिए कि जब हमने अपना पहला रॉकेट जो हमने लॉन्च किया था वो साइकिल पर लेकर हम गए थे। मतलब जिस जगह से ले जाना था और जहाँ से उसको लॉन्च करना था। मतलब ज़रा सोचिए कि कहाँ से हमने शुरुआत की थी और आज कहाँ हम पहुँच गए। तो इसलिए प्राउड होना चाहिए इस चीज़ पर। और पाकिस्तानी आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। अगर उनको कुछ सैटेलाइट में करना है तो चाइना की मदद लेंगे, अगर उनको कुछ खाने पीने का करना है तो अमेरिका से पैसे की मदद लेंगे, यूके से, फ्रांस से पैसे की मदद लेंगे, टर्की से लेंगे।
कुछ खुद का है नहीं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जो पाकिस्तान के जो एम्बेसडर डेजिग्नेट है मसूद खान, उनकी जो नॉमिनेशन है उसकी क्लियरेंस के लिए मजीद वक्त मांग लिया। इस वजह से इन पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं कि इंडियन लॉबी जो है, डायस्पोरा, इंडियन लॉबी, इंडियन फॉरेन ऑफिस, इंडियन एम्बेसी, दे आर क्रिएटिंग अ प्रेशर ऑन हिज नॉमिनेशन एज वेल। और उसमें अगर ये चीजें हो रही हैं तो ऑफ कोर्स दे विल बी सक्सेसफुल। मैं अगर आप चीमा साहब, आप स्टेट डिपार्टमेंट में अगर देखें, मैं पिछले दिनों मैंने देखा है कि इंडियन एम्बेसी अक्सर जितने वहां पे इंटर्न्स हैं स्टेट डिपार्टमेंट में, जितने इंडियन अमेरिकन एम्प्लॉइज हैं, इनको अक्सर इंडियन एम्बेसडर और इंडियन एम्बेसी में बुला के डिनर और उनको एंटरटेन किया जाता है। ये आजाद कश्मीर के पहले सदर रह चुके हैं और उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है इंडियंस के पास। वो खुश नहीं है इनकी अपॉइंटमेंट पे और वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखें, इनका मुकाबला किन चीजों से चीमा साहब, खासकर इंडियन डिप्लोमेसी के साथ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ, इंडियन फॉरेन ऑफिस के साथ। और मैं जब ये देखता हूं, उनकी एक्टिविटी देखता हूं तो हमारी एक्टिविटी तो प्लस की बजाय नेगेटिव है। हमारे तो अभी तक सिर्फ देखे ना, हमारे जो ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं वो अपने बच्चों को सेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वर्सेस इंडियन जो होते हैं वो डिप्लोमेसी में, और उनके स्टाफ देखें, उनका फॉरेन ऑफिस देखें। तो जो नेबरिंग कंट्री है हमारी इंडिया, वो लोग इन्वेस्टमेंट्स पे बड़ा काम करते हैं और उनको बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। सर, आपको क्या लगता है वो कौन से फैक्टर्स पे काम करते होंगे कि इन्वेस्टमेंट्स उनके पास आती हैं? ओके, अच्छा, मैंने खुद यूके में एक चीज़ देखी थी कि वहाँ पे ना जितने भी इंडियंस होते थे वो अपने इंडिया को बहुत प्रमोट करते थे। वो कहते थे हमारे इंडिया में आए, हमारे पास ताजमहल है। सारे गोरों को कहते थे कि आप इधर आओ, डिस्कवर करो ना, हमारा इंडिया बहुत कुछ है इंडिया में। मतलब पाकिस्तान फिर भी बहुत सी जगहों से बेहतर है इंडिया से। कहते थे वो, कभी ये नहीं कहते थे आप पाकिस्तान आए उसमें ये डिस्कवर करें, देखें। एक दुनिया को वेलकम करना चाहिए, लोग आएंगे, देखेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। अब मैंने अगर DHA घर खरीदना है तो मैं एक दफ़ा DHA देखूंगा, फिर वहाँ जाके घर खरीदूंगा। ऐसे अगर किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो एक दफ़ा आएगा, देखेगा, बुलाएं तो सही, वेलकम तो करें। इट्स सच अ गुड कंट्री। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अली है। अच्छा सर, ये बताएं, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसके मुताबिक इंडियन इकोनॉमी 8.3% से ग्रो करने वाली है। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छी बात है, वो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। 2025 में जाके वो दुनिया की जो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो भी बनने वाले हैं। पीछे की रिपोर्ट पढ़ा था मैं। उनका जयशंकर का उनके पोर्टफोलियो पढ़े आप, उनका वर्सेस उनके दौरे देखें बाहर के, और आप खुद अपना कंपैरिजन करें। हमारे जो मुर्शिद है फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनकी प्रायोरिटी फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो तो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अब जयशंकर चीफ मिनिस्टर बनने के बारे में सोच रहा है, जयशंकर सोच रहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन हमारा फॉरेन मिनिस्टर क्या सोच रहा है, यही आपको चीज डिफाइन कर देगी कि वेयर यू स्टैंड एट। जयशंकर की प्रायोरिटीज और मुर्शिद पाक की प्रायोरिटीज को कंपेयर कर लें आप। लेकिन जब आपके पासपोर्ट की लिस्ट आती है तो आपका नाम इनके साथ ही है ना जी, अफगानिस्तान के साथ, इराक के साथ। ये मुल्क कहीं गए जाते कहीं नहीं है कंट्री, लेकिन उनके हालात देखे ना। और वहां पे इतने प्रोटेस्ट हुए कि ये दौरा मंसूख हो गया और हम बताने ही भूल गए हैं कि वो दौरा क्यों मंसूख हुआ है, किसी ने पूछा ही नहीं उनसे। तो ये क्या खिचड़ी पक रही है? अफगानिस्तान में जर्नल मैसेज के अंदर पाकिस्तान के लिए शदीद नफरत और गुस्सा है। इंडिया ने वहां पे क्या किया? $3 बिलियन उन्होंने दिया, 400 प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए, और आज वो गंदम दे रहे हैं। आप उनको कुछ भी देने की सलाहियत नहीं रखते। इंडिया अभी भी उनको देने की सलाहियत रखता है और दे रहा है। तो इस वक्त फिर वो जो एक थोड़ा सा पास आया था इंडिया का तालिबान की वजह से भी नहीं है, क्योंकि वहां सर्कमस्टांसेस की वजह से वो पास खत्म होगा, इंडिया फिर सरगर्म हो जाएगा और वो वहां पैसे भी लगाएगा और तालिबान विल प्ले इन देयर हैंड्स। और दूसरा एक मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अफगानिस्तान की एलीट जो है, जो पैसे वाले पढ़े लिखे लोग हैं, वो सारे इंडिया जाते हैं पढ़ने के लिए, इलाज कराने के लिए। इंडिया के उनके साथ मरासब है, वहां वो रहते हैं। एक ह्यूज, मैं कई दफा न्यू दिल्ली गया हूं, मैं वहां सारे आपके अफगानिस्तान की एलीट क्लास के बच्चे देखता हूं, उनके साथ रिलेशनशिप चाहता हूं। वही दोबारा प्रोसेस शुरू होगा और पाकिस्तान उसमें आप नेगेटिव होंगे। और आप बिल्कुल आज भी मुझे आपकी बेबसी नजर आ रही। पूरी दुनिया में शिया मुसलमान पनाह कहीं नहीं ले सके सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। जो सिख मजहब है, ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकला। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है,
या इस्लाम बाहर से। बरसगीर के भगत सिंह का बहुत बड़ा नाम था, हमने उसको भी ऑन नहीं किया। लेकिन हमारा मामला यह है कि वो लोग जो आए, गौरी हो, अब्दाली हो, बाबर हो, हमने उन तमाम को सलूट किया, और ना सिर्फ ये कि सलूट किया बल्कि हम इस हद तक एहसास कमतरी का शिकार हैं कि हमने उनके नाम पर मिसाइल बनाए हुए हैं। यानी वो लोग जो हमें लूट के पकड़ के चले गए, हम उनको हीरो समझते हैं। हमसे कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि दोगलापना करें। इंडिया हार जाए तो पटाखे छोड़ें, इंडिया जीत जाए तो आप चुप करके घर बैठ जाते हैं, उसके प्याले में थूक रहे हैं आप। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर सिर्फ शियाओं की बात नहीं है। अगर आप पारसी देखो, बौद्ध देखो, जूइश देखो, तो ये सारे कंट्रीज़ को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इंडिया ही के पारसी है, इंडिया के अंदर ही इन सारे ये कम्युनिटी जो है उनको रहने का मौका मिले, और सिर्फ ना ही रहने का, खुल के रहने का, अपने डेमोक्रेटिक राइट यूज़ करने का, अपने फलने फूलने का और खुशी से रहने का जो मौका मिला है। अदरवाइज अगर आप देखो पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के नाम से अलग बना, और जो सबसे पहले कम्युनिटी आगे थी कि जो कहती थी कि नहीं इंडिया और हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, इसका मतलब कि भाई इंडिया और पाकिस्तान बनना चाहिए, उसमें सबसे पहली कम्युनिटी थी जो थी वो अहमदिया कम्युनिटी थी। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले उनको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो अहमदिया है वो मुसलमान नहीं है। उसके बाद शिया सुन्नी वाला शुरू हुआ। अगर आप आज के दिन में पाकिस्तान के अंदर जो भी बम विस्फोट मस्जिद के अंदर होते हैं ना, तो आपको 99.99% देखने को मिलेगा कि वो मस्जिद शिया की मस्जिद थी और सुन्नियों ने वहाँ पर हमला करवाया। अगर आप खुश है और अगर आप उस हिसाब से देखो इंडिया के अंदर, क्या कभी किसी मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है? कभी नहीं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। हमसे कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके कि दोगलापना करें। इंडिया हार जाए तो पटाखे छोड़ें, इंडिया जीत जाए तो आप चुप करके घर बैठ जाते हैं, उसके प्याले में थूक रहे हैं आप। जी, आपको पता है कि जब ये यजीद के दौर के बाद पूरी दुनिया में शिया मुसलमान पनाह कहीं नहीं ले सके सिवाय हिंदुस्तान के। फिर उन्होंने बैठ के बाजू काट दिया, बोले आज मोहम्मद अली जिना के भी जाएंगे हम, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। बेड़ा गर्क कर दिया हमारी आइंदा नस्लों के लिए। हमारी सिविलाइजेशन देखिए, कहाँ मोहनजोदारो, कहाँ सिंध, और कैसे मुसलमानों ने उन लोगों को सेलिब्रेट करना शुरू किया है जिन्होंने हमला किया हिंदुस्तान पे। बिल्कुल। लेकिन हमारा मामला यह है कि वो लोग जो आए, गौरी हो, अब्दाली हो, बाबर हो, हमने उन तमाम को सलूट किया, और ना सिर्फ ये कि सलूट किया बल्कि हम इस हद तक एहसास कमतरी का शिकार हैं कि हमने उनके नाम पर मिसाइल बनाए हुए हैं। यानी वो लोग जो हमें लूट के चले गए, हम उनको हीरो समझते हैं। हमारी इज्तमाई नफ्सियाती जो कैफियत है वो ये है, हम अपनी ज़बान बोलते हुए शर्मिंदा है। पंजाबी अपनी ज़बान बोलते हुए, मादरी ज़बान बोलते हुए शर्मिंदा है। बहुत बड़ा सिपाही था, यानी जद्दोजहद आज़ादी में बरसगीर के भगत सिंह का बहुत बड़ा नाम था, हमने उसको भी ऑन नहीं किया। बल्कि शादमान एक इलाका है लाहौर का जहाँ पे एक वो जवाद अहमद सिंगर है, कभी उनकी दास्तान सुन लीजिए, कितना उनको स्ट्रगल करनी पड़ी, कि कितनी उन्होंने जद्दोजहद की कि इसका नाम शादमान चौक की जगह भगत सिंह चौक रख दो, क्योंकि यहाँ वो जेल, यहीं पर तो वो कैद था और कम्युनिस्ट था। मतलब मजे की बात है कि वो सिख भी नहीं था, वो तो कम्युनिस्ट था। और उसने अपने खुद लिखा हुआ भगत सिंह ने कि यानी बाकी जो लोग जद्दोजहद आज़ादी में जो शहीद हो रहे हैं, इनको तो ईमान ये है कि इन्हें आगे जन्नत मिल जाएगी। मैं जिस जगह कम्युनिस्ट बैठा हूँ, मैं तो इसके बगैर लड़ रहा हूँ, यानी मुझे तो आगे जन्नत, यदि वो तो मौत के बाद जिंदगी भी यकीन नहीं करते, उसके बावजूद वो कहता है मैं जिंदगी दे रहा हूँ अपनी, यानी इस तरह का वो आदमी था। हम उसको भी इजारा कर। तो ऐसी कौम जो अपनी जबान पे शर्मिंदा, लिबास पे शर्मिंदा, यानी वो अपने हीरोज पे शर्मिंदा, अपने कातलों से प्यार करने वाली, उनसे आप ये तवक्को रखें हमारे पख्तून भाई या बलोच भाई कि ये इनमें गैरत आ जाएगी और ये खड़े हो जाएंगे अपने हकूक के लिए, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनकलाब तो बड़ी दूर की बात है, हम तो शर्मिंदा खड़े हैं। ये सबसे बड़ी अफसोस की और दुख की बात यही है कि हम अपनी जो कोई भी देश होता है, हम किसी भी देश के मुसलमान से मिलते हैं तो वो अपने देश के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और एक हमारे वाहिद एक हम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, वहां का मुसलमान है जो अरब को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि अरब उनको धेले के भाव नहीं पूछते या उनको मानते नहीं है कि वो। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बाबर को अपना बाप बनाया, बाबरी मस्जिद का झगड़ा तो यही था ना। तो वो तो ना पैदा हुआ यहाँ, ना वो मरा यहाँ,
वो चला गया, जहां से आया था वहीं दफन हो गया, काबुल में जाके। वहां अब बमियान स्टैचू किसने तोड़े? आप बुद्धिज्म की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसका है कि ह्यूज मैसिव स्कल्पचर्स ऑफ द बुद्धा वर कार्व्ड इनटू माउंटेन्स। तो किसी ने, हिंदुस्तानी ने जाके इंस्पायर किया ना आर्किटेक्चर। हमारा काम क्या, हमने जाके वो तोड़ दिया। डायनामाइट जो हमने इजाद नहीं की, बम बनाना नहीं आता हमें, हमारा सबसे एडवांस वेपन है तीर कमान। हमें यूं घोड़ों के ऊपर जाकर तीर कमान मार दिया। अरे उससे आगे बढ़ो भैया कुछ। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की तो कहा जाता है कि ये जी चाणक्य के मानने वाले हैं, ये कौटिल्य के मानने वाले हैं। काश के हम भी चाणक्य को मानने वाले होते। चाणक्य एक बहुत अजीम आदमी था जी। वो टैक्सला की यूनिवर्सिटी से ना सिर्फ पढ़ा था बल्कि वहां उसने पढ़ाया भी था। ऐसा आलतू फालतू आदमी नहीं था। हम ऐसी अब के जी वो चूंकि मुसलमान नहीं था तो हमें बड़ी तकलीफ है। असी तो सिर्फ मुसलमाना नु मानना है ना जी पाकिस्तान। किताब है, आपने देखी होगी जी जी, किताब और बैरूनी हमला आवर। बिल्कुल, ये है प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद की। जी बिल्कुल। तो इसमें तो सर बड़े खतरनाक और खौफनाक हकायक लिखे हुए हैं कि जो मुसलमान जो आते थे नॉर्थ से हमला करते थे इंडिया पे, वो तो बहुत जुल्म सितम करते थे। लेकिन हमारी किताबें आज कहती हैं कि जी ये सारे हमारे हीरो थे, महमूद गजनवी भी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, गौरी, अमीर तैमूर। इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब हिंदू थे? नहीं, देखिए हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में चाणक्य और कौटिल्य ये टर्म्स बहुत डिस्कस हो चुकी है। मतलब यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी जानते हो इंडियन हिस्ट्री को तो आपको पता चलेगा कि भाई चाणक्य भाई साहब कितने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। और चाहे वो वॉर स्ट्रेटेजी हो, चाहे राज्य कैसे चलाना हो, चाहे किसी के साथ पर्सनल रिलेशन रखने हो, चाहे शादी के या फिर कहे कि विवाहित जीवन कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ों पर उनकी कुछ ना कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। और अगर मान लीजिए कि पाकिस्तानी उसको इस तरीके से थ्रो नहीं करते, लेकिन अगर थोड़ा सोच भी लेते हैं कि भाई क्या, मतलब पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें, तो उनको पता चलेगा कि नहीं ये जीवन में बहुत रिलेट करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन नहीं, उनको ऐसी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि भाई क्या आखिर में ये कौन कौन से लोग हैं। अब चाणक्य और कौटिल्य तो ज़रा छोड़िए, मतलब दोनों एक ही नाम है, वो तो छोड़िए। 1947 तक जो हम बड़े बड़े नाम थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये किसी के बारे में पाकिस्तानियों को थोड़ा भी नहीं पता। अब उसके अलावा छोटे छोटे जो लोग थे, मतलब जिनका नाम बहुत नहीं हुआ है, जिन लोगों को फांसी पर चढ़ा, पता है ना, मतलब हज़ारों लाखों लोग फांसी चढ़ चुके हैं अंग्रेज़ों के टाइम पर, किसी के बारे में नहीं पता। शिवाजी के बारे में किसी को नहीं पता। उसके बाद महाराणा प्रताप को अगर आप देख लो, किसी को नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी की पूरी वाइप आउट कर दी गई है। अब लोगों को चाणक्य के बारे में क्या पता। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जब भी हम बात करते हैं इंडिया की तो कहा जाता है कि ये जी चाणक्य के मानने वाले हैं, ये कौटिल्य के मानने वाले हैं। काश के हम भी चाणक्य को मानने वाले होते। चाणक्य एक बहुत अजीम आदमी था जी। वो टैक्सला की यूनिवर्सिटी से ना सिर्फ पढ़ा था बल्कि वहां उसने पढ़ाया भी था। और वो एक इतना समझदार आदमी था जिसको जो एडमिनिस्ट्रेशन और सियासत की पेचीदगियां हैं उनका, उसे हर बारीकी वो समझता था। और वो एक, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का एडवाइजर था जी। तकरीबन 40 साल वो हुकूमत रही उस बादशाह की। वो भी बड़ा बादशाह था। तो चाणक्य कोई ऐसा आलतू फालतू आदमी नहीं था। हम ऐसी अब के जी वो चूंकि मुसलमान नहीं था तो हमें बड़ी तकलीफ है। असी तो सिर्फ मुसलमाना नु मानना है ना जी पाकिस्तान। तो अगर आप अर्थशास्त्र, मैंने वो पूरी नहीं पढ़ी, मैंने तो ऐसे एक्सर्प्ट इधर उधर से पढ़े हैं। बंदे की इंटेलिजेंस पे आपको रश्क आता है कि वो क्या स्मार्ट आदमी था चाणक्य कौटिल्य जी। वेस्ट में भी उनको बहुत एडमायर किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ खासतौर पे जो उर्दू अखबारात हैं वो बहुत ही नेगेटिवली उनको देखते हैं। तो इंडिया में आपको पता है दिल्ली का जो डिप्लोमेटिक एरिया है उसको चाणक्यपुरी कहा जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। किताब है, आपने देखी होगी जी जी, किताब और बैरूनी हमला आवर। बिल्कुल।
ये है प्रोफेसर अजीजुद्दीन अहमद की। जी बिल्कुल। तो इसमें तो सर बड़े खतरनाक और खौफनाक हकायक लिखे हुए हैं कि जो मुसलमान जो आते थे नॉर्थ से हमला करते थे इंडिया पे, वो तो बहुत जुल्म सितम करते थे, लेकिन हमारी किताबें आज कहती हैं कि जी ये सारे हमारे हीरो थे, महमूद गजनवी भी, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, गौरी, अमीर तैमूर, और अभी आप देखिए ना वो सैफ अली खान ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा। तो तैमूर तो वो नहीं था जिसने वो क्या सरों के मीनार बनाए थे? जी सरों के ढेर लगाते थे, बिल्कुल। देखिए तैमूर, पता नहीं मुझे क्या लफ्ज उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लाहौर में रेप का बाजार गर्म किया, दिल्ली में किया, हजारों तो कम है, लाखों लोग मार दिए जी शहरों के अंदर। और मुसलमान तो लंबे पहुंचा, वहां पे सैयदों की सरदारी थी, उनको वरगला के बाहर निकाला और मार दिए सारे के सारे, 20,000 बंदे वहां मार दिए। और बगले में जाता था कि मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं। वो सुल्तान बेयजीद उस्मानिया सल्तनत का जो बादशाह था, उसको इतना बेइज्जत किया, उसको पिंजरे में ले लेके साथ फिरा। तो ये कौन सी इस्लाम की खिदमत हो रही थी? या महमूद गजनवी कौन सी इस्लाम लूट मार कर रहे थे सारे? हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं खादा पीता लाहेदा रहंदा अहमद शाहेदा, कि वो आता था हर कुछ ले जाता था, भांडे टींडे चुक के ला जाता सी पंजाब से। तो ये तैमूर तो जो है अपने आप को सैफुल इस्लाम कहता था, और मेरा ख्याल है उस वक्त तक के जो हुक्मरान थे उनमें ही वाज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमैनिटी। ही वाज द ग्रेटेस्ट किलर एंड रेपिस्ट। तो फिर हमारे यहाँ सर क्यों नहीं लोगों को पता फैक्ट्स का? वो हमने तो कई मिसाइलों के नाम भी इनके नाम में पे रख दिए हैं, कोई गजनवी है, कोई अब्दाली है, कोई गौरी है। सर वो अब मसला ये है ना कि वो बदनसीबी से मुसलमान है। इस्लाम आने से पहले जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हमारे आबा अजदाद या जो भी, सब वो हिंदू थे? नहीं, देखिए हम कन्वर्टेड मुसलमान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान हैं। यहाँ जो लोग अरब लोग आए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान को फतह किया था, वो लोग आए और वापस चले गए। उन्होंने यहाँ आबादी तो की नहीं, लेकिन उनकी वजह से जो लोग मुसलमान हुए वो हम कन्वर्टेड मुसलमान। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे आबा अजदाद या हमारा शिजरा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है या किसी सहाबी से मिलता है। अगर कुछ लोगों के पास शिजरे हैं तो वो ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, गैर ऑथेंटिक भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड मुसलमान। लेकिन आपने वो मुझे 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है? क्या वो अय्याशी नहीं है? वहां पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहां क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी और तो जो शोहर आपकी जिंदगी में थे वही शोहर आपके वहां भी रहेंगे। एशियन टाइगर जो है वो आपका हिंदुस्तान है। इंडियंस ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आईटी मार्केट को। इंडियंस ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है। क्या कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानी आए, फेलोशिप्स हासिल की, पढ़ने के लिए आए, उनका फोकस नजर आया? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जी बिल्कुल। इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं, वो प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कुछ लोग तो डीन्स तक पहुंच गए हैं। मोदी यार 14 साल की उम्र पे घर छोड़ के आरएसएस के लिटरेचर के साथ पूरा हिंदुस्तान घूमा है, वापस आया 10 मिनट घर पे रहा और लिटरेचर लेके फिर घूमा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस मैन? मोदी जी हिंदुस्तान ये क्यों कर रहे होते हैं? क्या हम मतलब नालायकी तो खैर कहीं ढकी छुपी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई एशियन टाइगर बनते बनते रह गया पाकिस्तान। अदरवाइज यहाँ पर अगर कुछ चीज़ें उनके फेवर में आ जाती ना तो एशियन टाइगर बन जाता। पता नहीं ये टर्म किसने यहाँ पर उछाला था कुछ सालों पहले, कई सालों पहले, मतलब 30, 40, 50 साल पहले की बात है कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो एशिया का टाइगर बनने वाला है। अब वो टाइगर तो कभी बना नहीं, बिल्ली के लायक भी नहीं बचा है आजकल। और मतलब सिचुएशन ये हो रही है, अब देखिए जितने मुस्लिम कंट्रीज़ है 55 के आसपास, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में अगर आप देखो तो सबसे बड़ी आर्मी पाकिस्तान के पास होगी।
वो सारे लोग अगर पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री नहीं मानते वो बात अलग है, दोगला काउंट करते वो बात अलग है, कन्वर्टेड हिंदुओं में से कन्वर्टेड काउंट करते वो बात अलग है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हम जो है ना वो इस्लामिक किला है, इस्लाम का किला है, और इसीलिए पूरी दुनिया, और हमारे पास आर्मी है, न्यूक्लियर है, इसीलिए पूरी दुनिया हमारी जो है ना रिस्पेक्ट करती है। अब रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि आपके पास आर्मी थी, भाड़े पर आर्मी चाहिए थी आपके पास न्यूक्लियर थे, तो हो सकता है कभी ना कभी यूज़ करने पड़े, इसीलिए मदद किया करते थे। ऐसा नहीं था उनको कि भाई आप भी मुसलमान वो भी मुसलमान, आप भले मानते हो, लेकिन सऊदी अरेबिया ने कभी भी आपको मुसलमान माना नहीं, दूसरे दर्जे का जो है ना मुसलमान या फिर दूसरे दर्जे का नागरिक आपको माना है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर डिस्कशन यही हो रहा है कि भाई एक तरफ इंडियंस जो है वो यूएस में जाकर कब्जा कर रहे हैं सारी चीज़ें, और यहाँ पर पाकिस्तानी जो है वो उनका नाम और निशान नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडियंस ने तकरीबन कैप्चर किया हुआ है आईटी मार्केट को, इंडियंस ने बहुत सारी और सब्जेक्ट को कैप्चर किया हुआ है। पाकिस्तानी इसका ध्यान इस साइड पर है या नहीं है? प्रोफेसर साहब का ताल्लुक जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है उससे है, श्रीनगर से उनका ताल्लुक है। क्या कितने आपके ख्याल में पाकिस्तानी आए, फेलोशिप्स हासिल की, पढ़ने के लिए आए, उनका फोकस नज़र आया? वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जी। जहाँ तक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का है, द पाकिस्तानीज जो हैं नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि उनकी तरफ उनका रुझान नहीं है। मैंने देखा है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड बहुत नीचे है, जो अंग्रेज छोड़ कर गए वहीं तक का है। हम पाकिस्तान के अंदर आपके ख्याल में अपग्रेड नहीं हुआ? एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप मेडिकल साइंसेस देखें, जिस यूनिवर्सिटी में हूँ, इंडियंस यहाँ हर जगह इंस्टीट्यूशंस में फैले हुए हैं, वो प्रोफेसर्स बने हुए हैं, कुछ लोग तो डीन्स तक पहुँच गए हैं, एंड बड़ी बड़ी पोजीशन। डू यू सी? ऑलमोस्ट इस कंपनी में भी मैंने काम किया है, जिस कंपनी को मैं जानता हूँ उनका कुछ ना कुछ वर्क ऑफ शोर में बैठा हुआ है, जो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है। आप आईटी के डेवलपर्स ले लें, आप टेस्टर्स ले लें, आप और जिस मर्जी फील्ड में ले लें, आप इवन के कस्टमर सर्विस की कॉल यहाँ करते हैं वो सीधा वहाँ जाके। एशियन टाइगर जो है वो आपका हिंदुस्तान है, एशियन टाइगर इस तरह के, और मैं कहती हूँ इवन भूटान। लोग इनको बुलाते हुए डरते हैं, लोग इनसे बात करते हुए डरते हैं, लोग उनके फोन उठाते हुए डरते हैं। लोगों को लगता है ऐसा ना हो हम इनका फोन उठा लें तो ये आगे से हमें कोई कहानी सुना के भीख मांग लें, कि हम हर चीज में मोदी जी, हिंदुस्तान, ये क्यों कर रहे होते हैं? क्या हम मतलब नालायकी तो खैर कहीं ढकी छुपी नहीं है, वो असद उमर साहब हो, हमारे बाकी कैबिनेट के लोग हो, किससे हमने कर्जा ले रखा है, चाहे वो सऊदी अरब हो, यानी दुनिया में कोई मुल्क हमने शायद ही ऐसा छोड़ा होगा कि जिससे हमें उम्मीद हो कि थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे और हमने उससे ना मांगे हो। उस जगह पे इन्होंने पहुंचा दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी हमारी जीरो है, हमें चाहे अफगानिस्तान हो, अब अफगान तालिबान भी हमें आंखें दिखा रहे हैं, चाहे ईरान हो, चाहे इंडिया हो, कोई भी कंट्री, इवन अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, फ्रांस के लिए भी आप जानते हैं कि किस किस तरह की हरकतें हमारे यहाँ की गई कि फ्रेंच एम्बेसडर को निकालने के लिए, वो भी हमसे नाराज हैं। उसके बाद श्रीलंकन सिटीजन को जिस तरह से मारा गया, और उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से हमने मुल्ला माफिया को एक सपोर्ट दी है, इमरान खान ने जो है वो टीएलपी के आगे से बैन ऑर्गेनाइजेशन हटा दी है, तो हर फील्ड में वो हमें फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि एजुकेशन फील्ड में भी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? फैसल भाई, आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा है यहाँ की सियासत का और पाकिस्तान की भी सियासत का, आपसे कोई बात नहीं छुपी। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अमेरिका में देयर इज़ नो फ्री लंच इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। यहाँ पे जो कमज़ोरियाँ हैं हमारी वो बहुत ज़्यादा है, डोमिनेंस है जो इंडियंस की है। आप जितनी उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें वो बहुत टाइम उसमें चाहिए। अब वाइट हाउस में जो 55 के करीब जो है इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं जो 3 हैं, वो भी ऐसे हैं कि उनकी कोई पार्टी से, कोई आम कम्युनिटी से कोई उनका राब्ता नहीं। हाल होगा जब आप बात समझा नहीं पा रहे और अगले की बात समझ नहीं रहे, और आप तो कैसे तलकात बेहतर हो सकता है ना कि पॉलिसी यही हो कि ना समझाना है ना समझना है।